नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर पे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 कक्षा 10वीं का विषय साइंस। तो यह वीडियो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम हाफ चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और साइकोलॉजिकल प्रेशर ना पड़े आप पे कि मुझे इतनी बड़ी वीडियो पढ़नी है एक चैप्टर करने के लिए। तो मैं इसलिए इसे 2 भागों में बना रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये अभी पार्ट 1 है और जल्द ही पार्ट 2 भी रिलीज़ हो जाएगी चैनल। तो आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। Consider the following situations of daily life and think what happens when। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता जब मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अंगूर का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन हो जाता है। फूड इज कुक्ड। भोजन पकाया जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। वी रिस्पायर। हम सांस लेते हैं। In all above situations, the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। Let us perform some activities to find the answer to these questions. इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्रियाकलाप 1.1 कॉशन सावधानी। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। Clean a magnesium ribbon about 3 to 4 cm long by rubbing it with sandpaper. लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। Hold it with a pair of tongs, burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। What do you observe? आपने क्या प्रेक्षण किया, क्या ऑब्जर्व किया। फिगर 1.1 चित्र 1.1 Burning of a magnesium ribbon in air and collection of magnesium oxide in a watch glass. मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। तो ये रहा हमारा बर्नर, ये रहा हमारा टोंग चिमटा, ये रही हमारी मैग्नीशियम रिबन और ये रहा हमारा वॉच ग्लास और वॉच ग्लास में आ गई हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड। You must have observed that magnesium ribbon burn with a dazzling white flame and changes into a white powder. आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। एक्टिविटी 1.2
क्रियाकलाप 1.2 टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक्टिविटी 1.3 क्रियाकलाप 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कॉनिकल फ्लास्क यानी कि शंकुआकार फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। फिगर 1.2 इसमें तनु यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड मिला दीजिए। चित्र 1.2 कॉशन सावधानी। हैंडल द एसिड विद केयर। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? क्या जिंक के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को स्पर्श कीजिए। क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी ऑब्जर्वेशन की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। We will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। प्रतीकात्मक निरूपण यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिगर 1.2 फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। दानेदार जस्ते यानी कि जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो ये रहा हमारा कॉर्क, ये रही ग्लास ट्यूब कांच की नली, कॉनिकल फ्लास्क शंकुआकार फ्लास्क, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स, दानेदार जस्ता। 1.1 केमिकल इक्वेशंस रासायनिक समीकरण। Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स अभिकारक देता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसे उत्पाद कहते हैं यानी कि प्रोडक्ट। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। अभिकारकों के बीच जमा का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर LHS लिखा जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद द प्लस साइन बिटवीन देम। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग जमा का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction.
तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखना। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। A chemical equation represents a chemical reaction. रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। If you recall formulae of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg+O2 देता है MgO। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। Hence we need to balance a skeletal chemical equation. इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। Is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। The word equation for activity 1.3 may be represented as। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. The above word equation may be represented by the following chemical equation. उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। एलिमेंट तत्व, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स LHS, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स RHS, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS। तो Zn में है 1 1, H में है 2 2, S में है 1 1, O में है 4 4। As the equation of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। Let us try to balance the following chemical equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं।
Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. Step 1. चरण 1. To balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा है Fe प्लस H2O, Fe3O4, H2, तो इनके अराउंड हमने बॉक्सेस बना ली। स्टेप 2. चरण 2. लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन 1.5. असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। एलिमेंट, तत्व, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स LHS, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स RHS, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या RHS। तो Fe में रिएक्टेंट्स में है 1 और प्रोडक्ट्स में है 3, H में रिएक्टेंट्स में है 2, प्रोडक्ट्स में है 2, O में रिएक्टेंट्स में है 1 और प्रोडक्ट्स में है 4। स्टेप 3. चरण 3. It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। It is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or a product. सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS. दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु इन रिएक्टेंट्स, अभिकारकों में, इन प्रोडक्ट्स, उत्पादों में। इनिशियल, प्रारंभ में 1 H2O में और प्रोडक्ट्स में 4 Fe3O4। टू बैलेंस, संतुलित करने के लिए 1 multiplied by 4, 1 गुणा 4, प्रोडक्ट्स में देगा हमें 4। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reactions. यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। For example, to balance oxygen atoms, we cannot put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 or H2O bracket 4. जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O ब्रैकेट 4 नहीं। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। Fe plus 4 into H2O gives Fe3O4 plus H2. पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। स्टेप 4. चरण 4. Fe and H atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partially balanced equation. Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। To equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। Atoms of hydrogen, हाइड्रोजन के परमाणु इन रिएक्टेंट्स, अभिकारकों में, इन प्रोडक्ट्स, उत्पादों में। इनिशियल, प्रारंभ में, इन रिएक्टेंट्स 8, इन 4 H2O, इन प्रोडक्ट 2, इन H2। टू बैलेंस, संतुलित करने के लिए 8 इन प्रोडक्ट्स 2 गुणा 4। द इक्वेशन वुड बी, समीकरण अब इस प्रकार होगा। Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Partially balanced equation.
आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। स्टेप 5, चरण 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस्ड, दैट इज आयरन। ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। एटम्स ऑफ आयरन, लोहे के परमाणु, इन रिएक्टेंट्स अभिकारकों में, इन प्रोडक्ट उत्पादों में। इनिशियल प्रारंभ में 1 इन Fe, 3 इन Fe3O4 प्रोडक्ट्स में। टू बैलेंस संतुलन के लिए 1 into 3 इन रिएक्टेंट्स, 1 गुणा 3 इन प्रोडक्ट्स 3 हो जाएंगे। To equalize Fe, we take 3 atoms of Fe on the LHS. Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Step 6, चरण 6, Finally, to check the correctness of the balanced equation, we count atoms of each element on both sides of the equation. अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Balanced equation. संतुलित समीकरण। The number of atoms of elements on both sides of equation 1.9 are equal. समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। This equation is now balanced. अतः यह समीकरण अब संतुलित है। This method of balancing chemical equations is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। स्टेप 7, चरण 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about their physical states. ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। To make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae. रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। The gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S respectively. अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। The word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water. अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। The balanced equation 1.9 becomes, अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। 3FeS plus 4H2G Fe3O4S 4H2G। मतलब जो S है वो सॉलिड है हमारा आयरन, H2O गैस है तो वो है हमारा G, Fe3O4 हमारा सॉलिड है और H2 हमारी गैस है हाइड्रोजन। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे COG plus 2H2G under 340 atm gives CH3OH L. 6CO2AQ plus 12H2OL under sunlight chlorophyll gives C6H12O6 AQ
glucose plus 6O2 AQ plus 6H2L. Using these steps can you balance equation 1.2 given in the text earlier? इसी प्रकार क्या पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? Types of chemical reactions, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार. We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है. परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया. एक्टिविटी 1.4 क्रियाकलाप 1.4. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर. एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए. स्लोली ऐड वाटर टू दिस. इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए. टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3. अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है. डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? तो हमारा फिगर 1.3 चित्र 1.3 फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर. जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण. तो यह हमारा बीकर, यह हमारा वाटर जल और नीचे है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है. CaOS क्विक लाइम प्लस H2OL gives CaOH2 aqueous AQ that is slaked lime प्लस हीट. तो क्विक लाइम है हमारा बिना बुझा हुआ चूना और स्लेक्ड लाइम है हमारा बुझा हुआ चूना. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product calcium hydroxide. इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. Do you know? क्या आप जानते हैं? A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing walls. ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है. CaOH2 AQ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस gives CaCO3S कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2OL. Let us discuss some more examples of combination reactions. आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें. बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का दहन, C plus O2 gives CO2. फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2G एंड O2G. H2G तथा O2G से जल का निर्माण. 2H2 plus O2 gives 2H2O. In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि combination reactions.
In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि exothermic chemical reactions. Other examples of exothermic reactions are ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4G ये है मीथेन प्लस 2O2 ऑक्सीजन गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर प्लस हीट जमा ऊष्मा। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि सांस लेना। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। The special name of this reaction is respiration, the process of which you will study in chapter 6. इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, यानी कि रेस्पिरेशन, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6 AQ ग्लूकोज प्लस 6O2 AQ gives 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2 वाटर प्लस एनर्जी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। क्रियाकलाप 1.4 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों हमारा पार्ट 1 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा होता है। तो अभी हाफ चैप्टर हमने कवर कर लिया है और बाकी का हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आई होप आपके काम आए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।